भारत के फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री अभी हाल ही में एक बीजिंग में विज़िट कर कर आए हैं चाइना में। ये विज़िट बड़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये विज़िट 2020 के बाद एक पहली ऐसी स्टैंड अलोन विज़िट है जब भारत के फॉरेन सेक्रेटरी ने डायरेक्टली चाइना जाकर एक विज़िट करी। इस विज़िट के क्या मायने हैं और भारत इस समय चीन के साथ किस परिस्थिति में खड़ा है, आज के इस वीडियो में हम इसी चीज़ पर चर्चा करके समझेंगे। 2020 में जब चीन ने भारत के साथ हुए पुराने एग्रीमेंट्स को वायलेट करके बाउंड्री लेवल पर स्टेटस को तोड़कर जब उसने एक गलवान वैली में क्लैश किया, इसके बाद से भारत और चीन के बीच में सबसे पहली बात तो एक स्टैंड ऑफ क्रिएट हो गया। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ अब ये है कि ये जो स्टैंड ऑफ क्रिएट हुआ, इस स्टैंड ऑफ को लेके भारत की नीति क्या थी। जब ये स्टैंड ऑफ हुआ तो भारत ने एक चीज़ चीन को बहुत स्पष्ट लैंग्वेज में बोल दी कि देखिए, आपने सबसे पहली बात बायलैटरली साइंड एग्रीमेंट्स जो हैं उनका उल्लंघन किया है। इस उल्लंघन के बाद अगर आप ये सोचते हैं कि बाकी जगह पर टाइज नॉर्मल रहेंगे, वो नहीं होगा। भारत ने एक कठोर नीति अपनाते हुए ये चीज़ बोली कि जो समस्या बाउंड्री पर है और जिस प्रकार का सिलसिला चीन के साथ बाउंड्री पर है, वही डिसाइड करेगा कि बाकी बायलैटरल रिलेशंस पे क्या इम्पैक्ट होगा। इसके तहत ये हुआ कि भारत ने जिस नीति को अपनाया, उस नीति को अगर आप समझें तो अगर साधारण लैंग्वेज में मैं बोलूं तो भारत ने कहा कि हमारे चीन के साथ के व्यापार, हमारे चीन के साथ के पीपल टू पीपल टाइज, हमारे चीन के साथ किसी भी प्रकार के आर्थिक रिश्ते अब सारे के सारे राष्ट्रीय सुरक्षा के नज़र से ही देखे जाएंगे। अगर आप राष्ट्रीय सुरक्षा को भारत की एक बॉर्डर लेवल पर हार्म करते हैं और सीमा पर आप किसी प्रकार का अनबन पैदा करते हैं, तो इसके बाद ये उम्मीद रखना कि इन बाकी डायमेंशंस में रिलेशन नॉर्मल रहेंगे, ये नहीं होगा। इस नीति से चीन को एक मैसेज बहुत क्लियर गया। चीन की रणनीति ये थी कि मैं सीमा पे एग्रीमेंट्स का उल्लंघन करूं, सीमा पर इनकर्शंस करूं। इन इनकर्शंस के तहत ये होगा कि मैं भारत की सुरक्षा और भारत को पर से आर्थिक लेवल पर ब्लीड कर पाऊंगा। आप एक साधारण कॉन्सेप्ट को सोच के देखिए। अगर चीन इस मोमेंट पे भारत के साथ लद्दाख से लेकर अरुणाचल में पूरी सीमा पर 3800 किलोमीटर से अधिक सीमा पर कोई भी इस समय इस प्रकार का गेम खेलता है, तो उसका खमियाजा क्या होगा कि भारत को मजबूरन अपनी सीमा पर सुरक्षा बढ़ानी पड़ेगी। और इस सुरक्षा को बढ़ाते हुए जो भारत को फजूल का खर्चा करना पड़ेगा, उस खर्चे से भारत की आर्थिक परिस्थिति और ख़राब होगी। यदि भारत की आर्थिक परिस्थिति और ख़राब होगी तो इस केस में चीन को सिर्फ ये लगेगा कि इनके साथ एक छोटा मोटा इंसिडेंट करके मैंने इनकी आर्थिक परिस्थिति को ख़राब किया और इनकी इकोनॉमी को ब्लीड किया। लेकिन चीन ने जो चीज़ विजुअलाइज नहीं की थी वो ये थी कि भारत भी टिट फॉर टैट पॉलिसी अपना सकता है। इसी रीज़न से आप देखिए कि चीन ने जब 2020 में ये गतिविधि की, सीमा पर जो हमारे साथ हरकत की, भारत ने नो डाउट उसके बाद सीमा पर अपनी सुरक्षा बल बढ़ाई। लेकिन साथ साथ भारत ने जो आर्थिक तौर पर कदम उठाए, जिसमें टिकटॉक को बैन कर देना, चीनी कंपनियों को अगर लाइसेंस भारत में ऑपरेट करने के लिए देना तो उनके ऊपर होम मिनिस्ट्री के थ्रू कड़ी सुरक्षा की जांच करवाकर कई लाइसेंसेस को रद्द कर देना, और चीन को बेसिकली एक टेक्नोलॉजिकल लेवल पर खास करके 5G को लेकर बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिक बढ़ोतरी ना देना। इससे चीन को ये मैसेज स्पष्ट हो गया कि यदि मैं भारत को ब्लीड करने की कोशिश करता हूं तो उस केस में खून की छींटें मेरे ऊपर भी आएंगी, और उन खून की छींटों को हटाने के लिए अगर मैं अपने आप के ऊपर कपड़ा मारूंगा तो उस कपड़े मारने से जख्म मुझे भी होगा। इस परिस्थिति को चीन ने 3 से 4 साल सस्टेन किया क्योंकि वो भारत की पेशेंस को देखना चाह रहा था कि भारत किस पेशेंट लेवल पर इस चीज़ को बेसिकली ऑर्केस्ट्रेट कर सकता है। और जब चीन ने ये बात देखी कि भारत के पास स्ट्रेटेजिक पेशेंस बहुत है, इसके बाद चीन ने खुद ही अपने हाथ खड़े करके बोला कि ठीक है, डिसएंगेजमेंट करते हैं। पिछले 1-1.25 साल से डिसएंगेजमेंट धीरे धीरे हुआ। डिसएंगेजमेंट का मतलब ये है कि चीन ने जितने भी अपनी सेना की पलटनें बुला रखी थीं, जिन जिन पॉइंट्स पर सेना की पलटनों को बुलाकर पॉइंट टू पॉइंट ब्लॉकेड किया हुआ था, उसने कहा कि अब हम सेना की पलटनों को वापस लेके जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वो पलटनों को वापस ले जाने के बाद क्या आज की डेट में हम ऐसा कह सकते हैं कि चीज़ें एकदम नॉर्मलाइज हो गई हैं? क्या ये कह सकते हैं इस मोमेंट पर, खास करके भारत के विदेश सचिव फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्री की विजिट के बाद,
कि इंडिया और चाइना के बीच में सारे रिलेशंस अब नॉर्मलाइज हो गए हैं। थोड़ी सी चीज़ों को समझने की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि इस विजिट के बाद 2-3 आउटकम तो पॉजिटिव हुए हैं। पहला आउटकम ये हुआ है कि पीपल टू पीपल टाइज का रिवाइवल होगा। दूसरा आउटकम ये हुआ है कि कैलाश मानसरोवर की यात्रा रिवाइव की जाएगी। तीसरा आउटकम ये हुआ है कि स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव टॉक मैकेनिज्म नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर लेवल पर जो कि रद्द कर दिया गया था, उसको रिवाइव करके मसलों को एक डायरेक्शन देते हुए रिजॉल्व करने के लिए इस मैकेनिज्म को भी रिस्यूरेक्ट किया जाएगा। लेकिन सवाल उठता है कि क्या सारे चैलेंजेस हट गए? खैर, कुछ चैलेंजेस बाकी हैं। सबसे पहले चैलेंज तो ये है कि दोनों देशों ने आज की डेट में ये बात तो स्पष्ट कर दी कि हमने डिसएंगेजमेंट कर लिया है। इस समय चीन की पलटनें भी सीमा के उन पॉइंट्स पे जहां पर ब्लॉकेड करके बैठी थी वो चली गई हैं। भारत ने भी उन सीमाओं के पॉइंट से अपनी पलटनों को हटा लिया है। लेकिन एक चीज अभी तक नहीं हटी है, और जो चीज नहीं हटी है वो ये है कि चीन की इस समय सीमा के लेवल पर आज भी जो वेपन सिस्टम्स उसने वहां पर इंस्टॉल किए थे, वो वेपन सिस्टम्स अभी तक नहीं हटे हैं। और क्योंकि चीन ने अपने वेपन सिस्टम्स को नहीं हटाया है, सेना को हटा लिया है, हमने भी वही किया है कि हमने वेपन सिस्टम्स को भी वहीं रखा है, सेना हटा ली है। इससे एक चीज तो क्लियरली दिखती है कि चीन के मन में सीमा को लेकर विवाद को रिजॉल्व करने की परिस्थिति अभी तक डेवलप नहीं हुई है। यदि ऐसी चीज होती तो सबसे पहली बात अपनी सेना की पलटनों को हटाते हटाते वो साथ में जो है इसके साथ साथ अपनी ये जो पूरी की पूरी वेपन सिस्टम्स वहां पर डिप्लॉयड थे, इनको भी हटाता। दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज आज की डेट में यहाँ पर यह है कि भारत और चीन के बीच में जब डिसएंगेजमेंट हुआ तो यहाँ पर दोनों देशों ने नो पेट्रोल जोन्स को आइडेंटिफाई किया। नो पेट्रोल जोन्स में ये कॉन्सेप्ट उतना कि कुछ ऐसे एरियाज होंगे जो कि विवादित एरिया हैं, क्योंकि जो बाउंड्री प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन अभी तक नहीं हुआ है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में कुछ नो पेट्रोल जोन्स बनाए जाएंगे, और ये जो नो पेट्रोल जोन्स होंगे, इन नो पेट्रोल जोन्स में दोनों साइड कोई पेट्रोलिंग नहीं करेगी, अपनी अपनी सेनाओं को इस बॉर्डर के हिस्से पे नहीं भेजेगी। लेकिन ये चीज़ के निर्णय होने के बाद अभी तक इस चीज़ पे सहमति नहीं बनी है कि ये नो पेट्रोल जोन्स कब तक रहेंगे। क्या ये नो पेट्रोल जोन्स अब एक बाउंड्री का चीन और भारत के बीच में एक परमानेंट फीचर बन गया है? इस चीज़ के ऊपर क्लैरिटी अभी तक नहीं आई है। इसके बाद तीसरी चीज़ आपको समझने की आवश्यकता है। तीसरी चीज़ ये है कि अभी अगर हम देखें भारत और चीन के बीच में, तो एक चीज़ तो तय है कि मिलिट्री टेंशन्स घट ज़रूर गए हैं, मिलिट्री टेंशन्स कम ज़रूर हो गए हैं, खास करके डिसएंगेजमेंट प्रोसेस के बाद। लेकिन क्या इन मिलिट्री टेंशन्स के घटने के बाद चीन की तरफ से कोई गतिविधि और नहीं हो रही है? ये कहना गलत है। दो चीज़ों पर खास गौर कीजिए। सबसे पहली चीज़ ये है कि जब से मिलिट्री टेंशन्स दोनों देशों के बीच में घटे हैं, इन मिलिट्री टेंशन्स के घटने के बाद एक चीज़ तो तय हो गई है कि दोनों देशों के बीच समस्याएं खत्म नहीं हुई हैं। चीन ने एक कार्टोग्राफिक वॉर अभी भी जारी रखी है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जैसे ही मिलिट्री डिसएंगेजमेंट हुआ था, इसके बाद लद्दाख के रीजन में तुरंत उस समय चाइना ने जो है 2 नई काउंटीज क्रिएट करके ये बोला कि ये 2 नई काउंटीज जो लद्दाख की टेरिटरी में थे, ये होतान और जिंजियांग प्रोविंस के हिस्से हैं। ये कार्टोग्राफिक लड़ाई यानी कि मैप पर इस प्रकार का अग्रेशन करना चीन की एक पुरानी रणनीति का हिस्सा है, ये अभी भी जारी है। दूसरा, चीन की तरफ से एक नया फ्रंट जो खोला गया है वो है सबसे महत्वपूर्ण वेपनाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। चीन ने जो जैसे ही मिलिट्री इशू कंप्लीट हुआ, सॉल्व हुआ, इसके तुरंत बाद अनाउंसमेंट कर दी कि ब्रह्मपुत्रा पर हम डैम बनाएंगे, ब्रह्मपुत्रा के पानी का हम प्रयोग करेंगे। और आज की डेट में चीन भारत के साथ किसी प्रकार का हाइड्रोलॉजिकल डेटा शेयरिंग नहीं करता है। इस डेटा शेयरिंग को ना करने से एक चीज़ तो तय हो गई कि यहाँ पर डैम बनाना मतलब भारत को डार्क में रखना। और ये जो नेचुरल रिसोर्स का वेपनाइजेशन चीन कर रहा है, ये एक नया रणनीति के तहत पॉइंट निकला है। इस केस में एक बात तो स्पष्ट है कि यहाँ पर इन सारी मुद्दों को मद्देनजर रखते हुए 2 पॉइंट बड़े क्लियर निकलते हैं। पहला पॉइंट ये निकलता है कि चीन भारत के साथ रिश्तों में हमेशा कुछ ना कुछ एक हैपनिंग एलिमेंट पहली बात तो रखना चाहता है। ये जो हैपनिंग एलिमेंट है, ये हैपनिंग एलिमेंट कुछ इस प्रकार का है
कि इसके तहत अगर मान लीजिए मिलिट्री लेवल पर चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं तो इन मिलिट्री लेवल की चीज़ों को सॉल्व करके वो वेपनाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स और या फिर दूसरी जगह पर बेसिकली इस प्रकार से कार्टोग्राफिक लड़ाई दोनों को वो जारी रखता है। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी है कि जब हम बात करते हैं चीन की, तो ये नहीं भूलने की आवश्यकता है हमें बड़े इम्पोर्टेंटली कि यहाँ पर इस समय इस कॉन्टेक्स्ट में भारत को क्या करना होगा। भारत को सबसे पहले ये इंश्योर करना होगा कि जो उसकी रणनीति है मल्टी अलाइनमेंट इन फॉरेन पॉलिसी की, कि मल्टीपल देशों से इंगेज करना उसको जारी रखे। इस समय भारत की सबसे महत्वपूर्ण रणनीति का हिस्सा ये होना चाहिए, और जो है भी, कि भारत को डाइवर्सिफाई करने के लिए अपनी आर्थिक इंटरेस्ट्स को विश्व की सारी शक्तियों के साथ एंगेज करना चाहिए, जिसकी तहत उसकी चीन पे निर्भरता घटे और चीन पे डिपेंडेंस घटे। और तीसरी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अपने आप को आर्थिक तौर पे और मिलिट्री तौर पे सेल्फ रिलायंट और आत्मनिर्भर बनाना। इसके लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करना, इन्वेस्टमेंट सीख करना, दूसरे देशों के साथ डिफेंस पार्टनरशिप्स करना, को प्रोडक्शन करना, ये सारे एलिमेंट्स भारत के साथ एक ऐसे पॉइंट को उजागर करते हैं जिसके तहत ये चीज़ तो स्पष्ट हो जाती है कि अगर भारत इस मल्टी अलाइनमेंट डिप्लोमेसी को कंटिन्यू रखती है, और जो आज की डेट में इस मल्टी अलाइनमेंट डिप्लोमेसी के तहत आत्मनिर्भरता होना और आत्मनिर्भरता के साथ साथ अपनी आर्थिक इंटरेस्ट्स को डाइवर्सिफाई करके चीन के साथ अपनी डिपेंडेंस को घटाना, यदि ये रणनीति आगे चलती रही तो एक चीज़ तो तय है कि चीन आने वाले समय में इस तरीके से भारत को तंग नहीं कर पाएगा। और ये जितने भी आज की डेट में वो स्ट्रेटजीज को अपना रहा है, चाहे वो मिलिट्री लेवल के डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशंस हों, चाहे वो इसके साथ साथ चीन के साथ जिस प्रकार के अभी हमारे ये कार्टोग्राफिक अग्रेशंस हों, या इसके बाद हमारे ये नेचुरल रिसोर्स वेपनाइजेशन वाले पॉइंट्स हों, इन सबको बेसिकली निगेट करना, नलीफाई करना, ये कहना गलत नहीं होगा कि इन चीज़ों को टैकल करने में चीन हमसे पीछे छूट जाएगा अगर भारत अपनी मल्टी अलाइनमेंट डिप्लोमेसी, आत्मनिर्भरता, इन सब पॉइंट्स के ऊपर फोकस करता रहे और इसी रणनीति को अग्रेसिव लेवल पर आगे चलाता रहे। थैंक यू।